गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 क्लास जो है इसका लिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने आपके जो है वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन और ब्रिटिश कालीन शिक्षा जो है देखा है। और उसी क्रम में जो है ये तीसरा वीडियो है। तो तीसरे वीडियो में हम आज के जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग देखेंगे 1952-53 का। उसके बाद हम लोग इसी में मुदालियर आयोग जो है देखेंगे, जो कि मुदालियर इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर उसके बाद कोठारी आयोग देखेंगे जो 1964 से 66 है। फिर 1986 की हम लोग जो है शिक्षा नीति को देखेंगे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय संशोधित जो शिक्षा नीति है 1992 में आई है वो देखेंगे। तो इन 3-4 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में बना, तो इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया गया था। और 1948 में सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए जो है एक समिति का गठन किया, जिसका नाम ताराचंद समिति था। और ये समिति जो है 1949 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चूँकि सरकार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए इन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर जो है तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के जो कुलपति लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो मुदालियर आप लोग नाम सुनते हैं, पूरा नाम उनका था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अब देखिए इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस आयोग के अध्यक्ष आप देखें लक्ष्मण सेन जो है मुदालियर हैं। कुल सदस्य की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में बना जो है, तो उसमें कुल सदस्य जो है इस आयोग के 9 थे। गठन की बात की जाए तो 23 सितंबर 1952 को, और ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 29 अक्टूबर 1953 को। और अगर हम इसके और भी डिटेल की बात करें तो 250 पेज में और 15 भागों में क्या है, ये डिवाइड है रिपोर्ट। अन्य सिफारिशों की बात करें इस आयोग के, तो इसमें पहले प्रशासनिक सुधार देखते हैं। तो प्रशासनिक सुधार में है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरफ जो है राज्यों में राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड क्या हो, स्थापित हो। इस आयोग ने कहा कि जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसी की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड क्या हो, स्थापित हो। दूसरा है कि जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड न बने वहाँ पे इसकी स्थापना की जाए, माने जहाँ पे न बना हो वहाँ पे क्या की जाए, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। तीसरा है शिक्षा निदेशक का पद जो है शिक्षा मंत्री को सलाह देना है, अतः यह पद क्या हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर हो। चौथा पॉइंट है कि व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबंधन जो है कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियों द्वारा क्या हो, निर्धारित हो। और पाँचवा पॉइंट है कि तकनीकी शिक्षा के लिए जो है प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की क्या हो, स्थापना हो, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको हम शॉर्टकट में AICTE बोलते हैं, के निर्देशन में क्या करे, कार्य करे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट वित्तीय सुधार। अब देखिए वित्तीय सुधार में क्या है कि वैसे तो माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों पर है, फिर भी केंद्र सरकार वित्तीय सहायता करे। अब देखिए वित्तीय सुधार में इन्होंने क्या सिफारिश की कि वैसे तो माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जो है राज्यों पर है, लेकिन फिर भी क्या करे, केंद्र सरकार क्या करे, वित्तीय सहायता जो है राज्य सरकार को करे। ठीक है। दूसरा है कि माध्यमिक स्कूलों को दे दिया जाने वाला दान जो है कर से क्या हो, मुक्त हो। और तीसरा है कि माध्यमिक स्कूल जो है स्थापित करने के लिए सरकार निःशुल्क भूमि की व्यवस्था करे। और चौथा है कि माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा के लिए उद्योगों पर कर क्या हो, लगाया जाए। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा का संगठन क्या है। अगर हम संगठन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा जो है प्राथमिक, बेसिक, जूनियर के बाद शुरू हो। यह शिक्षा 11 वर्ष की उम्र से शुरू होकर 17 वर्ष की उम्र तक चलने वाली 7 वर्षीय शिक्षा हो। ठीक है। और क्या कहा इन्होंने कि इस समय 2 भागों में इसको बांटा जाए। पहला 3 वर्षीय माध्यमिक या सीनियर बेसिक शिक्षा हो तथा 4 वर्षीय क्या हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा।
और क्या कहा इन्होंने कि वर्तमान इंटरमीडिएट कोर्स ख़त्म करके 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स से इस तरह स्नातक 3 वर्ष का कोर्स हो जाएगा। मतलब वर्तमान जो इंटरमीडिएट कोर्स है इसको ख़त्म कर दीजिए और 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स से इस तरह से जो है अटैच किया जाए कि स्नातक क्या हो 3 वर्ष का हो जाए। और क्या कहा इन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा पर क्या किया जाए, विशेष जोर दिया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। और कहा गया कि बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या किए जाएं, खोले जाएं, ताकि कुशल कामगारों की क्या हो, ज़रूरत पूरी की जा सके। अब अगर हम मुदालियर आयोग की बात करें तो अब देखिए मुदालियर आयोग में क्या है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला है समूह केंद्रीयता या फिर जीवन से जुड़े होने का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, अवकाश का सिद्धांत और कर के सीखने का सिद्धांत। ये सब जो है पाठ्यक्रम निर्माण के क्या है, सिद्धांत है। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें कि पाठ्यक्रम कैसा हो, तो पाठ्यचर्या में बताया गया कि जूनियर या सीनियर बेसिक या उच्च प्राथमिक, जिसको हम 6 से 8 तक कहते हैं, उसके लिए जो है एक मातृभाषा हो, दूसरा कोई राष्ट्रभाषा हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, गणित हो, कला एवं संगीत हो, हस्तशिल्प हो और शारीरिक शिक्षा। ये 6 से 8 के लिए है। और हम उच्च माध्यमिक स्तर पर बात करें जो 9 से 12 तक होता है, तो इसके लिए आयोग उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को 7 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। और इन सभी विभाजनों में अलग अलग विषय क्या होते रखे जाते हैं। फिर भी सभी 7 विभाजनों में निम्नलिखित विषय क्या थे, अनिवार्य थे कि आपको लेना ही है। कैसे, पहला मातृभाषा है, दूसरा राष्ट्रभाषा है, फिर जिसको हम प्रारंभिक या उच्च अंग्रेजी कहते हैं, तीसरा है सामाजिक विज्ञान, ये केवल पहले 2 वर्ष तक के लिए होता है। फिर सामान्य गणित एवं विज्ञान है, ये केवल प्रथम जो है 2 वर्ष के लिए होता था। और इसमें से कोई एक जो है हस्तशिल्प का आपको क्या करना पड़ता है, चयन करना होता था, जो कि क्या होता था, अनिवार्य होता था। अब अगर हम शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े सुझावों की बात करें तो इसमें शिक्षकों को पाठ्यक्रम विषयों के अलावा कम से कम 2 पाठ्य सहगामी क्रियाओं की ट्रेनिंग दी जाए। शिक्षकों को पाठ्य विषयों के अलावा कम से कम 2 पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या की जाए, ट्रेनिंग दी जाए। शिक्षकों के वेतन को महंगाई के आधार पर समय समय पर क्या किया जाए, विशेष समिति द्वारा अद्यतन किया जाए। और शिक्षकों को पेंशन, बीमा तथा पीएफ की सुविधा दी जाए। और क्या कहा गया कि शिक्षकों को वर्ष में कुछ वैतनिक अवकाश दिया जाए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी क्या किया जाए, टीचरों को दिया जाए, शिक्षकों। और इसकी सिफारिशें थी कि सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने की स्वीकृति न दी जाए, जो अभी भी क्या है, लागू है। अब देखिए कुछ जो अन्य सुझाव क्या क्या हैं। अन्य सुझाव की बात करें तो इसमें कहा गया कि माध्यमिक स्कूलों में एक हस्तशिल्प की शिक्षा क्या हो, जरूर दी जाए। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं ताकि विभिन्न हस्त कौशलों की शिक्षा क्या हो सके, दी जा सके। तीसरा है बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान विषय की क्या हो, व्यवस्था हो। और बालिका विद्यालय अलग से खोले जाएं, जहां ऐसी व्यवस्था संभव न हो वहां सह शिक्षा की व्यवस्था क्या हो, को एजुकेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ये अन्य सुझाव में क्या था, शामिल था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए आपका कोठारी आयोग है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि 1964 से 66 तक जो है अपना रिपोर्ट देता है। पृष्ठभूमि की बात करें तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर आयोग कहते हैं, कि ज़्यादातर सुझावों को मान लिया गया, लेकिन कुछ राज्यों ने ही इसकी सिफारिशों को क्या किया, अपनाया। अर्थात अब भी राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के पुनर्गठन या शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कार्य किसी आयोग ने क्या किया, नहीं किया।
और इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, इसका गठन जो है किया गया। अब हम कोठारी आयोग की बात करें तो इसके प्रमुख बिंदु देखिए क्या है। गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। ये तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान के जो है आयोग के अध्यक्ष थे। कुल सदस्यों की बात करें तो सदस्य जो है 17 थे, एक अध्यक्ष और उस पर बाकी सदस्य होते थे। उद्घाटन की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1964 को दिल्ली के विज्ञान भवन में होता है। ये अपना प्रतिवेदन 19 जून 1966 को जो है प्रस्तुत करते हैं और इसका विस्तार लगभग 700 पेज में होता है, 3 भाग में। और अगर हम इसके अलग नाम की बात की जाए कि कोठारी आयोग को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका अन्य नाम जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रमुख सुझाव। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, इसके प्रमुख सुझाव क्या थे। तो सुझावों में पहला है कि एनसीईआरटी को अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की क्या की जाए, जिम्मेदारी दे दी जाए। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को और अधिक अधिकार क्या हों, दिए जाएं। नेक्स्ट है शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का क्या किया जाए, विषय माना जाए तथा सरकारें शिक्षा में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम लाएं और राष्ट्र सरकारें राज्य शिक्षा अधिनियम क्या करें, पारित करें या फिर लाएं। और क्या कहा गया कि भारतीय शिक्षा सेवा IES में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का चयन हो जिन्हें शिक्षण का क्या हो, अनुभव हो। अगर हम कोठारी आयोग के वित्तीय सुझाव की बात करें तो वित्तीय सुझाव में पहला सुझाव है कि केंद्र सरकार अपने बजट का 6% शिक्षा पे क्या करे, खर्च किया जाए। कोठारी आयोग में बताया गया पहली बार कि केंद्र सरकार अपने बजट का कितना % खर्च करे, 6%, और राज्य सरकारें भी अपने बजट का 6% धन क्या करे, शिक्षा पर खर्च करे। प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न जिम्मेदारियां राज्य अपने क्षेत्र में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका हो गया, ग्राम शिक्षा समिति को क्या करे, सौंपे। और है कि व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन जुटाने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। अगर हम नियोजन संबंधी सुझावों को देखें तो नियोजन संबंधी सुझाव निम्नलिखित हैं, जैसे आपके कि शिक्षा के लिए योजना निर्माण केंद्र राज्य स्तर पर क्या हो, अलग अलग हो, और विद्यालय शिक्षा के लिए योजना निर्माण राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार क्या करे, इसका जो है निर्वहन करे, जबकि उच्च शिक्षा के लिए योजना निर्माण केंद्र एवं राज्य सरकारें क्या करें, मिलकर करें। माने विद्यालय शिक्षा के लिए योजना निर्माण राज्य सरकार और स्थानीय निकाय करे, जबकि उच्च शिक्षा के लिए योजना निर्माण केंद्र और राज्य दोनों क्या करे, मिलके करे। ये नियोजन संबंधी सुझाव थे। अब देखिए अध्यापकों के लिए कोठारी आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। तो इसमें ये बताया गया कि सरकार शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान निश्चित, माने मिनिमम। दूसरा कहा गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान में क्या हो, पर्याप्त वृद्धि हो, और शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता, जिसको हम DA बोलते हैं, ये दिया जाए। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद शिक्षकों के वेतनमान को सुधारने के लिए वेतन आयोग लाया जाए। शिक्षकों के पद पर योग्य व्यक्ति लाए जाए। जरूरत पड़ने पर अग्रिम वेतन वृद्धि या उच्च वेतनमान भी क्या हो, लागू किया जा सके, अर्थात गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। जो शिक्षक हो वो अपने आप में क्या हो, पूर्ण रूप से जो है क्या हो, तैयार हो और पढ़ाने योग्य हो। शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति हो और पदोन्नति का आधार वरीयता न होकर योग्यता एवं क्या रखा जाए, कुशलता रखा जाए। अब हम आयोग की अन्य सिफारिशों की बात करें तो ये शिक्षकों के लिए जो है कुछ सेवा शर्तें और वेतन है। इसमें देखिए कहा गया है कि शिक्षकों के वेतनमान को निर्धारित करते समय उनके द्वारा किए जाए कार्य के घंटे भी देखे जाएं। ठीक है। दूसरा है कि 5 साल में भ्रमण हेतु शिक्षकों को उनके वेतन के अनुसार कम से कम एक बार रेल टिकट दिया जाए। और क्या कहा गया कि शिक्षकों को PF, पेंशन, बीमा का त्रिमुखी लाभ दिया जाए। ये सब टीचरों के पक्ष में बातें बताई गई।
आयोग की सिफारिशें थीं और आयोग ने क्या सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को मुफ्त में आवास दिया जाए और महिला शिक्षकों को विशेष क्या किए जाएं, भत्ते दिए जाएं। अब देखिए अध्यापक शिक्षा के लिए और क्या सुझाव है। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा के बेहतरी के लिए इससे जुड़े विभाग क्या किए जाएं, स्थापित किए जाएं। शिक्षा शास्त्र विषय को बैचलर ऑफ आर्ट और MA के पाठ्यक्रम में क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए शिक्षा शास्त्र को। तीसरा है प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। और चौथा है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता सेकेंडरी पास हो तथा इसके अलावा 2 वर्ष का क्या हो, प्रशिक्षण दिया जाए। पांचवा है माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक हो और 1 वर्ष का क्या हो, परीक्षण हो, ये प्रशिक्षण प्राप्त हो। ये अध्यापकों के लिए जो है सेवा शर्तें थी कि कैसे जो है अध्यापकों को रखा जाना है, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए। अन्य सुझावों की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो, शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति की क्या हो, व्यवस्था हो, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें लेखन सामग्री विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया जाए, बालकों के घर से 1 और 3 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्या की जाए, स्थापना की जाए। मतलब बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हो और मिडिल स्कूल जो 6 से 8 तक होता है जिसे हम उच्च प्राथमिक कहते हैं वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है इस प्रकार किया जाए कि माध्यमिक स्तर पर कम से कम 20% तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके। इस आयोग के अगर हम प्रमुख सिफारिशों की बात करें और भी जो है अन्य, तो कोठारी आयोग ने पहली बार त्रिभाषा फार्मूला शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, त्रिभाषा फार्मूला शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, किस आयोग ने, तो कोठारी आयोग ने। और आयोग ने स्कूलों के लिए वर्ष भर में 234 कार्य दिवस, कितने, 234, जबकि विश्वविद्यालय आदि के लिए 216 कार्य दिवस क्या किए, करने की मांग की। और इस आयोग ने 10-2-3 माने 10+2+3 की शिक्षा नीति की नींव रखी, जो क्रमशः 5+3+2 इसका मतलब है 10+2+3 मैंने 10वीं फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन। अब देखिए, अब इसमें क्या कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर आंतरिक परीक्षा हो, क्या हो, प्राथमिक स्तर पर क्या हो, आंतरिक मूल्यांकन हो और पहली जो सार्वजनिक परीक्षा ली जाए वो 10वीं में कराई जाए, जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या किया जाए, संपन्न कराया जाए। और क्या कहा गया, परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएं ताकि मूल्यांकन निष्पक्ष हो। और क्या कहा गया कि परीक्षा में अंकों की होड़ कम करने के लिए अंकों की जगह ग्रेडिंग सिस्टम लाया जाए, जो आज भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं लागू है। अब हम देखेंगे 1986 की शिक्षा नीति। अब देखिए 1986 की शिक्षा नीति क्या कहती है, इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो 1968 में लाई गई शिक्षा नीति जो कि कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी, इसकी ज़्यादातर सुझावों को क्या किया गया, मान लिया गया। फलस्वरूप 10+2+3 की प्रणाली भी क्या हो गई, लागू हो गई थी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार जो 1977 में आने पर यह संरचना 8+4+3 कर दी गई, माने इसमें चेंजेस कर दिया गया। बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर भारत की आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए एक नई शिक्षा नीति की ज़रूरत महसूस हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि NPE 1986 बना, न्यू पॉलिसी एजुकेशन। NPE का पूरा नाम न्यू पॉलिसी एजुकेशन। और देखिए मज़ेदार बात यह है कि इस शिक्षा नीति के लिए सरकार ने न तो कोई आयोग बैठाया और न ही किसी समिति का क्या किया, गठन किया, बल्कि इसकी जगह सरकार ने 1983 में जो शैक्षिक आंकड़े थे उनका सर्वेक्षण करवाया और प्राप्त परिणामों को क्या किया, जो है उसका ऑब्जर्वेशन करवाया और शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य को जो है नाम से प्रकाशित किया। और इस दस्तावेज में 1951 से लेकर 1983 की शैक्षिक उपलब्धियों पर चर्चा की गई, जिस पर देशव्यापी बहस हुई। मतलब सारे आंकड़ों को एकत्रित किया गया, कोई समिति वगैरह नहीं बनाई गई।
इस पे बहस हुआ बाकायदे, और बाद में इसी बहस के अंतर्गत आए सुझावों ने 1986 की शिक्षा नीति की नींव रखी, जिसके दस्तावेज में यह कहा गया कि आने वाले वर्षों में यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा का क्या होगी, मैग्ना कार्टा साबित होगी। और अगर हम 1986 की शिक्षा नीति की बात करें तो इसको 12 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। 12 भाग कौन कौन से हैं, जैसे पहले में भूमिका, दूसरे में शिक्षा का सार एवं उसकी भूमिका, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, चौथा है समानता के लिए शिक्षा, पांचवा है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, छठवां है तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, सातवां है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, आठवां है शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना, नौवां है शिक्षकों के लिए वेतन तथा सेवा शर्तें, और 10वां है शिक्षा का प्रबंधन, 11 है संसाधन एवं समीक्षा, और 12 है भविष्य। नेक्स्ट देखेंगे हम कार्य योजना। अब देखिए 1986 की जो संशोधित ये आपके आई थी शिक्षा नीति, तो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें कार्य योजना क्या है कि इस शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक कार्य योजना दस्तावेज तैयार किया गया, जो 24 भागों में क्या था, विभाजित था। 24 भागों में देखेंगे, पहला भाग जो था वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे ECCE तथा ICDS से क्या था, जुड़ा था। दूसरा भाग प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा से जुड़ा था, प्राथमिक से, जिसे प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं देने के लिए OBB, जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1987 में लागू हुआ था, उसको जो है माना गया या सिफारिश की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। तीसरे भाग में माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए खुली शिक्षा तथा गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में नवोदय विद्यालय की क्या किया है, स्थापना से जुड़ा है। चौथा जो भाग है व्यावसायिक शिक्षा तथा +2 से शिक्षा में क्या है, व्यावसायिक कोर्स को सम्मिलित करने से जुड़ा है। पांचवा भाग उच्च शिक्षा से जुड़े सुधारों से है। छठवां भाग आपके इग्नू के कोर्सेस और विस्तारण करने की मांग से क्या है, जुड़ा है। और इस भाग में इग्नू की तरह अलग अलग क्षेत्रों में अन्य मुफ्त विद्यालय जो है स्थापित करने की बात की गई है। अगर हम 7वें भाग में जो है ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। 8वें भाग की बात करें तो तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा से जुड़ा है जो है ये, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर AICTE तथा प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय तकनीकी शिक्षा बोर्डों को तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की जिम्मेदारी देने की क्या की गई है, बात कही गई है। 9वें भाग की बात करें तो इसमें शैक्षिक व्यवस्था के प्रशासन तथा शिक्षकों के कार्य संबंधी मानक और शैक्षिक संस्थाओं के मूल्यांकन की बात कही गई है। अगर हम 10वें भाग की बात करें तो 10वें भाग में उपाधियों को नौकरी से क्या करने की बात की गई है, अलग करने, मानव शक्ति को नियोजन करने की बात क्या कही गई है, बताई गई है। 11वें भाग की बात करें तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास से जुड़ा हुआ है। 12वां भाग नारी समानता के लिए जो है शिक्षा से जुड़ा है। 13वां भाग SC ST OBC की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसके लिए विशेष प्रबंध बताए गए हैं। 14वें भाग की बात करें तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात की गई है। 15वां अगर हम देखें भाग तो 15वां भाग दिव्यांगों की शिक्षा से जुड़ा है, ठीक है। और 16वां जो है प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ा है। 17वां भाग स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया का उल्लेख है 17वें में। 18 जो भाग है आपका उसमें जो है मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। और 19वें भाग में युवा एवं खेल का, 20 में भाषा विकास का, 21 में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का जो है आपके, 22 में संचार एवं तकनीकी का, 23 में शिक्षक प्रशिक्षण का और 24 में शिक्षा का प्रबंधन। तो ये कुल 24 भाग थे जिसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसके अन्य पॉइंट क्या हैं। जो 1986 की शिक्षा नीति है उसके अन्य देखिए बिंदु जो हैं, इसमें 1990 तक प्राथमिक शिक्षा सभी को क्या हो, सर्वसुलभ बनाया और 1995 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाना। मतलब इसका टारगेट ये था कि 1990 तक प्राथमिक शिक्षा सभी को क्या हो, सभी लोगों को सर्वसुलभ हो, आसान हो, और 5 साल बाद मतलब उसके 1995 तक उच्च शिक्षा भी क्या हो, सर्वसुलभ हो जाए और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाएगा।
1995 तक माध्यमिक स्तर 25% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हो और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर, जिसको हम MLL, जिसको हम मिनिमम लेवल ऑफ जो है लर्निंग कहते हैं, निश्चित करना। और दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और OBB माने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब हम देखिए ये जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी, इसी को संशोधित करके 1992 में जो है राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति आई। तो अगर हम इसके 1992 में तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1986 की शिक्षा नीति के दस्तावेज में यह कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इस नीति की समीक्षा की जाए। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इसमें क्या किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए ज़रूरतों के हिसाब से। और सरकार ने इसके लिए 1990 में एक राममूर्ति समीक्षा समिति का क्या किया, गठन किया। अभी तक राममूर्ति समिति अपने परिणामों को प्रस्तुत भी नहीं कर पाई थी कि 1992 में सरकार ने 1986 की नीति के परिणामों एवं क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक और जो है समिति, जिसे जनार्दन रेड्डी समिति को जो है क्या किया, नियुक्त कर दिया। अब इन दोनों समितियों के समीक्षा रिपोर्ट से 1992 की संशोधित नीति की क्या पड़ी, नींव पड़ी। और इसके संशोधित रूप को राष्ट्रीय शिक्षा संशोधित नीति 1992 हम क्या कहते हैं। अब हम इस संशोधित शिक्षा नीति में कुल जो है 12 भाग हैं और जबकि इसकी कार्य योजना में कुल 23 भाग हैं। तो 1992 की हम संशोधित शिक्षा नीति के जो 12 भाग हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले में आपके भाग में भूमिका है, दूसरे में शिक्षा का सार, तीसरे में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो +2 है, समानता के लिए शिक्षा है, शिक्षा का पुनर्गठन है, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना है, शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया में नया मोड़ है, 9वें में शिक्षक को बताया गया है, 10वें में शिक्षा का प्रबंध बताया गया है, 11 में संशोधन समीक्षा बताया गया है और 12 में भविष्य के बारे में। अगर हम प्रमुख बिंदु की बात करें तो 1986 की शिक्षा नीति में जहां 300 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल स्थापित करने के लिए कहा गया था, वहीं 92 में इसे 200 की संख्या पर क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जहां 1986 की संशोधित नीति ये कहती थी कि 300 जनसंख्या जहां पे हो वहाँ पे जो है प्राथमिक स्कूल स्थापित किए जाएँ, वहीं पे जो है जो संशोधित शिक्षा नीति आई 1986 की 92 में, उसमें कहा गया कि 200 की ही संख्या पर क्या कर दिया जाए, प्राथमिक स्कूल खोला जाए और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुधार एवं विस्तार किया जाए। और क्या कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य जो है 1995 की जगह बढ़ाकर वर्ष 2000 कर दिया जाए। भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य जो 1995 है उसे बढ़ाकर क्या किया जाए, 5 वर्ष और 2000 कर दिया जाए। ठीक है, तो ये था आपका जो है संशोधित जो है 1986 की जो है राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण कौशल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।